सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक बहुत ही अहम ऐलान किया है और वो ऐलान यह है कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसे इंतखाबात करवाएगी जिसके नताइज सब कबूल कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि उनकी हुकूमत आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ नादरा का डेटा टैली करके 21वीं सदी का इलेक्शन करवाने जा रही है। डेटा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ठप्पे लगाना, बैलेट बॉक्सेस भरना, एक एक घर से 100 जाली वोट्स रजिस्टर कराने जैसे तमाम काम खत्म हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक बड़ा अहम इजलास मंगल के रोज 17 तारीख को तलब कर लिया है और वहां पर इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का डेमो दिया जाएगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ये डेमो देगी और वजारत इत्तलात के नुमाइंदों को भी वहां पर तलब किया गया है। अब देखते हैं कि ये डेमो किस हद तक कामयाब होता है। वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में जो आज गुफ्तगू की है, जरा वो मुलाहिज़ा कीजिए। ज़ाहिर डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले इसका तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को इस पर अभी बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है। 17 तारीख को जब इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का डेमो होगा, उसके बाद सूरत हाल ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि किस हद तक इसकी कामयाबी के इम्कानात हैं। 2 दिन पहले वफाकी हुकूमत के डिजिटल मीडिया विंग ने एंटी स्टेट रिपोर्ट पेश की थी जिसकी साख पर अब इसलिए सवालात उठाए जा रहे हैं कि रिपोर्ट का डेटा कानूनी तौर पर हासिल नहीं किया गया। रिपोर्ट में कई जगह पर पाकिस्तान का जो नक्शा दिखाया गया वो सरकारी नक्शा ही नहीं है और नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साथ ही इल्ज़ाम भी लगाया था कि इसराइल की जानिब से चलाए जाने वाले ट्रेंड्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI की सोशल मीडिया टीम्स ने भी हिस्सा लिया था, जिसके जवाब में आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से जवाब आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये झूठी रिपोर्ट पेश की है। मफरूज़ों पर तैयार इस रिपोर्ट में सियासतदानों को इसराइल और भारत के बराबर खड़ा कर दिया गया है। ट्वीट्स पढ़ी नहीं गई, सिर्फ हैशटैग की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई गई है। और इसके बाद फिर फवाद चौधरी की जानिब से भी आज मजीद रद्दअमल इस पर सामने आया। नून लीग के रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने चंद नाम भी लिए कि राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर ये वो लोग हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की इतनी मालूमात नहीं है और अगर ये टेक्नोलॉजी की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया विंग्स की खिदमत हाजिर हैं, उनके पास आएँ और ख़ुद को ट्रेन कर लें। नून लीग के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। तो ये सूरत हाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो भी होने जा रहा है। अब उसमें इलेक्शन कमीशन में 2 वजारतों के लोग तो होंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी वहाँ पर ये डेमो देगी, वजारत इत्तलात के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। अब कहीं अपोजिशन इस पर एतराज़ ना उठाए कि अपोजिशन को वहाँ पर क्यों नहीं बुलाया गया। अपोजिशन की पार्लिमानी लीडरशिप भी वहाँ पर होनी चाहिए थी। और फिर साथ ही साथ ये जो इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस सूरत हाल में अब आगे क्या सूरत हाल बन सकती है। इसको हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, रज़ा रूमी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी मौजूद हैं। तो खुर्रम साहब, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने की, उस पर फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया कि ये टेक्नोलॉजी को पहले समझने की ज़रूरत है, इसकी वो मालूमात जो आप लोगों के पास होनी चाहिए शायद उस हद तक नहीं है। शाहिद खाकान साहब का, राना सना साहब का, आपका भी उन्होंने नाम लिया, तो ये मालूमात आपने पूरी इकट्ठी कर ली थी। ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इसमें अपोजिशन जमातों का कोई किरदार नहीं है, उन्होंने कोई ट्वीट्स नहीं किए इस सिलसिले में। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। पहली बात यह कि हमने इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको डिजिटल मीडिया विंग जो है वजारत इत्तलात नशरियात का, उसके सरबराह ने कंफर्म किया है कि ये हैशटैग एनालिसिस है, ये कंटेंट एनालिसिस नहीं। मतलब कि ट्वीट्स को पढ़ा नहीं या सिर्फ हैशटैग को जिसने चलाया या जिसने रीट्वीट किया या जिसने वो हैशटैग लगाकर उस पर कुछ लिखा, सिर्फ उनको बगैर सोचे समझे सबको ही काले ब्रश से काला कर दिया गया। तो ये बहुत ही एक मैं कहूँगा कि गैर मोतबर और भौंडी रिपोर्ट है, जिसका मकसद सिर्फ एक डाइवर्जन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो दुरुस्त बात है वो मैं नजर नहीं आती। हैशटैग एनालिसिस जो है वो काफी नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया में तमाम हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ उनके सोशल मीडिया विंग जो हैं वो हैशटैग लगा के कर रहे हैं, लेकिन उसको ये कहना कि जी एंटी स्टेट है और खास तौर पे इस तज्जिए को पाकिस्तान के अंदर लेकर आना और पाकिस्तान में बहुत सारे मोतबर लोगों को ये कहना कि वो एंटी स्टेट हैं,
असल में ये हुकूमत का फॉशिस्ट माइंड सेट है। और इसमें एक मशहूर एंकर साहिबा है, उनका नाम भी आ गया। उन्होंने माजरत कता कलामी में कर रहा हूं, लेकिन फवाद चौधरी साहब का जो रिएक्शन है, उन्होंने कहा कि हमने किसी को एंटी स्टेट नहीं कहा है इस रिपोर्ट में। जी पता नहीं, फिर वो उस रिपोर्ट के जो उसका स्तर वर्क है उस पर तो एंटी स्टेट लिखा हुआ है, और ये भी लिखा है, मैंने इसका कहा कि ये डीप एनालिटिक्स रिपोर्ट है, और इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे कहना पड़ा कि ये ना ही रिपोर्ट गहरी है ना इसका तज्जिया दुरुस्त है, दोनों लिहाज से ये गलत रिपोर्ट है। और इसका सिर्फ यही मकसद है कि हुकूमत अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए दूसरों पर मुस्तकिल जो इल्जाम साजी करती है, दुश्मनाम तराजी करती है, यही उसका हिस्सा है। हमें इससे अंदाजा नहीं हो सका कि इस पूरी रिपोर्ट से पाकिस्तान के कौन से मकासद जो हैं वो हासिल हुए हैं। हमें तो ज्यादा खुशी होती, ज्यादा अच्छी बात होती कि हमें पता चलता कि हमने कश्मीर कॉज के लिए जो डिजिटल मीडिया विंग है उसे पूरी दुनिया में भरपूर कैंपेन चलाई है, या पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान में फॉरेन पॉलिसी है उसको दुनिया में उसका प्रचार करने के लिए भरपूर कैंपेन चलाई है, या पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है चले जैसी भी है उससे हमारा इतराज है, लेकिन ये कि हमने उसकी जो पॉलिसियां हैं या उसके जो काम है, यहाँ ये एक एंटी स्टेट का लफ्ज जो है ये आज अब पूरी दुनिया में गैर मोतबर हो चुका है। जो लोग आपके दुश्मन हैं, आपके एडवर्सरी हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, पर एंटी स्टेट का लफ्ज सिर्फ एक डोमेस्टिक तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ये एक दाखिली मामला होता है। और ये दाखिली मामला असल में इस सारी रिपोर्ट का मकसद अपने दाखिली जो उनके हरीफ हैं, सियासी हरीफ हैं या दूसरे लोग हैं जो हुकूमत को करते हैं, क्योंकि उसने मीडिया का गला दबाया है, उसने जर्नलिस्ट को जो है उसके दौर में जर्नलिस्ट के ऊपर सख्त तरीन वायलेंट हमले हुए हैं, उनको छुपाने के लिए ये हरकत की जा रही है। सही। तो खुर्रम साहब, ज़ाहिर है इसमें इन ट्रेंड्स में 37 लाख के ट्वीट्स किए गए हैं। अगर इनका कंटेंट एनालिसिस भी किया जाए तो इन 37 लाख ट्वीट्स में कहीं कोई ऐसे ट्वीट्स मौजूद नहीं होंगे जो भारत या अफगानिस्तान के बयानिए को बराह रास्त या बिलवास्ता सपोर्ट उनकी कर रहे हो, चाहे इंटेंट ना हो लेकिन वो गैर इरादी तौर पर ऐसा हो गया हो। जी नहीं, ये हो सकता है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, देखिए हैशटैग एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस नहीं है। ट्वीट्स को पढ़ा नहीं गया, जिस कंपनी के डेटा पर रिलाई किया गया है वो कंपनी भी ये कह रही है कि हमने कंटेंट एनालिसिस नहीं किया। हम तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने ये एक हमारे साबिक वजीर दाखिला का नाम भी इसमें आ गया, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया तो उनका नाम उसमें आ गया कि जी ये भी। अब जब सर वर्क पर लिखा है कि एंटी स्टेट है और अंदर जो है वो इस तरह की इश्यूज हैं, रीट्वीट वालों को भी एंटी स्टेट करार दे दिया है, तो हमें इस पर सीरियसली गौर करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने वो खातून एंकर की मिसाल दी थी कि उनकी शिकायत के ऊपर फिर खुद डिजिटल मीडिया विंग ने एक वजाहत दी है और उन्होंने ये कहा है कि इस रिपोर्ट में आने का कहीं ये मतलब नहीं है कि ये शख्स एंटी स्टेट है या कोई भी खातून है जिसने काम किया है। उन्होंने खुद ये वजाहत देनी पड़ी है क्योंकि ये बिल्कुल ही एक बड़ा भोंडा एक एनालिसिस है जिसके जरिए जो है वो एंटी स्टेट का जो मामला है उसको फैलाने की कोशिश की है। एंटी स्टेट तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में मीडिया की आजादी को कुचलते हैं, जो शहरियों की आजादी को कुचलते हैं, वो एंटी स्टेट है। जो लोग अपना हक मांग रहे हैं या हम अगर सवाल पूछते हैं बतौर अपोजिशन कि 1 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, उसके बाद से अब जो पिछले कम से कम 7 हफ्ते गुजरे हैं उससे हुकूमत पाकिस्तान ने क्या पेशबंदी की है, तो ये सवाल पूछना एंटी स्टेट होना नहीं है कि जी वजीर आजम दरख्त लगाते फिर रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान में हर रोज घंटों के लिहाज जो है सिचुएशन खराब हो रही है, लेकिन उसके लिए वो कोई पेशबंदी, कोई पार्लियामेंट को बुलाकर या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं बुला रहे, वो दरख्त लगा रहे हैं कहीं और जाकर। सही, ठीक है, चले खुर्रम साहब साथ ही रहिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो डेमो के लिए अब इजलास इलेक्शन कमीशन में, उस पर मुझे आपकी राय लेनी है, लेकिन रज़ा रूमी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें और फैजुल्ला कामोका साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो रज़ा रूमी साहब, ये जो आज ये सूरत बनी है, कौन एंटी स्टेट है कौन एंटी स्टेट नहीं है, ये हमारी हुकूमत और अपोजिशन क्यों इस बहस में लग गए हैं? 37 लाख ट्वीट्स तो बहरहाल हुए हैं, इसका क्या आप समझते हैं कंटेंट एनालिसिस होना चाहिए? और जो रिपोर्ट पेश की गई वो सिर्फ हैशटैग एनालिसिस पर ही थी? जी देखिए, रिपोर्ट जो है वो तो इतनी ना तो वो जामे है और ना ही जानदार है, बहुत उजलत में उसको तैयार किया गया है, जिससे कि बड़ी अफसोस की बात है कि अगर एक इतनी बड़ी वजारत हो जिसके पास इतना मैन पावर हो, स्टाफ हो, मसाइल हो, तो वो उसको सही तरह से वो कर भी ना सके। असल बात यह है कि वो ज़्यादा उसमें हैशटैग्स हैं,
या वो लोग जिनके वो तो उसकी स्क्रीनशॉट्स लेकर के ये क्या क्या लोग कर रहे हैं, इस हैशटैग को कौन यूज़ कर रहा है। देखिए हैशटैग को यूज़ करना, हैशटैग तो आर्जी तौर पे और मसनूई तौर पे बनाए जाते हैं। असल चीज़ होती है सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं या उनको शेयर कर रहे हैं उनका मूड क्या है, वो किस मकसद किस ईमा पर वो कर रहे हैं। तो उसमें वो बुरी तरह नाकाम रही, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब उसमें एक हैशटैग था सैंक्शन पाकिस्तान, जो कि उसमें जो लोग उसकी मुखालिफत भी करे थे उनको भी शामिल कर दिया गया है। और वो अब यही बात हुई कि वो सो कॉल्ड एंटी स्टेट और सो कॉल्ड मुहब्बुल वतन सारे उसकी लपेट में आ गए। तो जब ऐसा काम करना होता है तो उसको सही तरीके और ढंग से किया जाना चाहिए, उसमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती। और फिर ये अगर रिपोर्ट जानदार हो तो फिर ये रिपोर्ट आलमी लेवल के ऊपर भी आलमी पब्लिक ओपिनियन को भी इम्पैक्ट करेगी। अभी इसमें तो उस रिपोर्ट की जो अंग्रेजी लिखी हुई है उसके इब्तदाइये में भी गलतियां हैं, उसकी दुरुस्तगी नहीं हुई, एडिटिंग नहीं हुई। तो फिर अब देखिए, अब इस तरह की चीज़ निकालेंगे तो फिर जाहिर बात है वो लोग उस पर सवाल उठाएंगे। बहरहाल ये एक तयशुदा बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है हमसे 8-10 गुना बड़ी उसकी आबादी है, और वो कोई मौका नहीं छोड़ते कि पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ हो या पाकिस्तान पे इल्ज़ाम देने का, वो तो ऐसा काम करते हैं। देखिए मुखालिफिन और दुश्मन जो होते हैं उनका तो ये काम होता है। बात ये कि हम क्या उसके तो रज़ा साहब, हमारी तरफ से इस पर कोई मौसर काउंटर नैरेटिव क्यों नहीं आता? हम इस तरह के हैशटैग्स मुल्क में नेशनल लेवल पर एक दूसरे के खिलाफ तो चला रहे होते हैं, हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ, उसमें से कई अखलाक से भी गिरे हुए होते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनली हम इसमें इंडिया को या अफगानिस्तान को या अमेरिका को, जब वहाँ से कोई ऐसा ट्रेंड चलाया जाता है, क्यों हम मौसर काउंटर नहीं कर पाते? देखिए ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, मगर उसमें 3-4 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि अब फवाद चौधरी साहब आए हैं, और वो बड़े शुरू में तो वो जब पहले वजीर थे तो बड़े उनकी अच्छे मंसूबे थे पीटीवी को और रेडियो पाकिस्तान को, वो उसकी इस्लाहात करना चाह रहे थे, और हम श्योर वो उस पर कर रहे होंगे काम। उनको फिलफौर इन बीबीसी मॉडल बनाना चाहते थे वो, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ इस डायरेक्शन में करें। उसके साथ साथ जो मीडिया को डिस्क्रेडिट करने की एक हमारे यहाँ रविश बन चुकी है कि देखिए अभी रूलिंग पार्टी के बहुत से, सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे उनके फॉलोअर्स जो है ना, वो हर वक्त कहते हैं कि ये सहाफ़ी गद्दार हैं, ये लिफाफा हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। वो ट्रेंड्स चलते हैं, लिफाफा सहाफ़ियों को फांसी दो, उनको ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो जब आप ये बहुत ज़्यादा कहते हैं तो लोगों का एतमाद उठ जाता है मीडिया से। जब लोगों का एतमाद उठ जाता है तो फिर वही मीडिया अगर आपका बयानिया हुकूमत का और रियासत का लेके चलेगा तो लोग उस पर एतमाद नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत पेचीदा मामला है। इसमें हमें जो करना चाहिए वो, इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट मीडिया है, प्राइवेट मीडिया जिसको हम बोलते हैं, और सरकारी मीडिया, उन दोनों को इस लेवल पर और इस क्रेडिबिलिटी के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान तो आज का इशू, और बहुत सारे मसाइल और हमें दरपेश है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, चीन के साथ ताल्लुकात हैं। मतलब हम देखिए किस खित्ते में रहते हैं, और सारा फोकस ये होना चाहिए कि यहाँ पे चंद मुट्ठी भर लोगों ने, आप देखिए ना, अगर उसमें जो परसेंटेज भी दी गई हैं तो उसमें ज़्यादातर अफगानिस्तान और इंडिया से वो हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर बकौल इस हैशटैग या कंटेंट या जो भी एनालिसिस है 5 या 6% हैं। 5 या 6% उनमें से आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ वो हैशटैग जिन्होंने उसको उसका काउंटर किया या कुछ किया, उनका जिक्र है। तो फोकस आप 94% पे करें, आप 6% पे ना करें। 6% को डंडे लगाना आसान होता है। जो ज़्यादा ये कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसमें सिर्फ मीडिया नहीं होता, उसमें फॉरेन ऑफिस भी होता है, दफ्तर खारजा की अफादियत होती है, दफ्तर खारजा का काम और दीगर हैंडल होते हैं, और सियासी लेवल के ऊपर काबीना इटसेल्फ जो होती है, और वज़ीर आज़म, उनके मुशीर, उनके वज़रा, ये सारों की जॉइंट एफर्ट होती है। उसके लिए मिलकर मरबूत कौमी इत्तेफाक राय से पॉलिसी चाहिए होती है। आप देखिए इसमें जो सबसे, मैं आखिरी बात ये करूँगा, और वो ये कि ये जो उस रिपोर्ट में ये भी किया गया कि हिज़्ब इख्तलाफ के जिन लोगों ने कुछ ट्वीट्स की हुई हैं वो भी दिखाई गई हैं इसी ज़ुमरे में कि वो एंटी स्टेट है। जब आप अपने ही लोगों को एंटी स्टेट कह देंगे, पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ, ये जो लफ्ज़ है एंटी स्टेट या रियासत मुखालिफ, जिसको उर्दू में तर्जुमा किया जाता है, ये अंग्रेज़ों की देन है। दुनिया भर में इसको ये मतरूक हो चुकी है इस्तिलाह।
ये जब बाहर का कोई काबिज आकर पाकिस्तान पर, हिंदुस्तान पे, अफ्रीका में, तो उसके खिलाफ जो खड़ा होता था उसको एंटी स्टेट बोलते थे वो लोग, क्योंकि वो बाहर के लोग थे। हम सब एक ही वतन के शहरी हैं, एक ही वतन के ख्वाब देखते हैं। आप एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं मैं इत्तेफाक नहीं करता, या ये गलत कह रहे हैं, या इनकी बात में वजन नहीं, हकायक नहीं है। एक दूसरे को गद्दार और काफिर और एंटी स्टेट कहना, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बहुत संगीन नौयत के ये इल्जाम हैं। बिल्कुल रज़ा, मैं आपकी वापस आता हूँ। फैजुल्लाह कमोका साहब, ये हैशटैग एनालिसिस आपकी इस वजारत ने, गवर्नमेंट ने किया, कंटेंट एनालिसिस किया भी नहीं किया। वो 37 लाख ट्वीट्स में हज़ारों लाखों ट्वीट्स तो ऐसे होंगे जो हुकूमत का साथ देने के लिए और इन हैशटैग्स के खिलाफ होंगे, उनको आपने नहीं देखा। और फिर किस बुनियाद पर आपने ये एंटी स्टेट इन अपोजिशन की जमातों को और इन लोगों को करार दे दिया? फिर फवाद साहब को आज वजाहत करनी पड़े कि हमने ये रियासत मुखालिफ किसी को नहीं कहा है, लेकिन रिपोर्ट में तो ये मेंशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे भाई मैं गुजारिश कर दूं, ज़्यादा बेहतर तो मैं आज सारा दिन हल्के में रहा हूँ, इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। जो अभी आपकी डिस्कशन हुई है उसके बारे में मैं बात कर दूं, ये ज़्यादा बेहतर तो मुतलका जो वजारत है उसके वजीर ही बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह इस वक्त हमारा जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें जैसे चल रही हैं, मादर पिदर आज़ाद, वो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जो है वो कोई ना कोई हमें फिल्टर्स या हमें कोई ना कोई उसका जो है वो बंदोबस्त करना पड़ेगा आने वाले वक्त में, कोई भी गवर्नमेंट हो। और जैसे मीडिया की भी बात कर रहे थे रोमी साहब, तो बदकिस्मती ये है कि अभी तक हम यही डिफाइन नहीं कर पाए कि जो हमारा ज़ाती मफाद है, जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, वो कहाँ पे ख़त्म होता है और हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ से शुरू होता है। तो हमें सबसे पहले तो इन चीज़ों को डिफाइन करने की ज़रूरत है और तमाम लोगों को, अपोजिशन जमातों को, गवर्नमेंट को, इदारों को बैठ के सबसे पहले इस बात के ऊपर इत्तेफाक राय करना चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। उस नेशनल इंटरेस्ट से हट के अगर कोई बात है तो फिर डेफिनेटली उसको जो है वो लाजमन उसको जो है वो मलाइन करना चाहिए और उसके खिलाफ जो भी एक्शन हो वो लिया जाना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल वाज़े लफ्जों में ये कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली जो अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है, वहाँ पे भी यही मामला, सिर्फ अपनी क़यादत को खुश करने के लिए, अपनी क़यादतों को राज़ी करने के लिए हम उस हद तक चले जाते हैं जिस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। पॉलिटिक्स को हमें अपनी, और फिर उससे ज़्यादा नेशनल नैरेटिव को भी हमारे नुकसान पहुंचता है। नेशनल नैरेटिव पे कम से कम सबका इत्तेहाद होना चाहिए। फैसल आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये जो इलेक्शन कमीशन ने, जी आप चलें कंप्लीट कर लें, फिर मैं ज़रा वोटिंग मशीन के डेमो की तरफ आता हूँ। जी, तो मैं ये बात कर रहा था, अब कश्मीर के मसले के ऊपर जब बात हो रही होती है तो ये कोई नहीं सोचता, हमारे जो अपोजिशन के भाई दोस्त हैं वो नहीं ये सोचते कि हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें किस हद तक जाना है, किस हद तक जाके हमें बात करनी है। और ये नहीं सोचते कि इससे ये मुश्तरका काज है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कल किसी और पार्टी की भी गवर्नमेंट हो सकती है। तो ये बातें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ये सबका मुश्तरका काज है। आज आप जो बात कर रहे हैं, आप अपने इदारों के खिलाफ कोई बात करते हैं तो ये आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। कल यही इदारे आपके भी इदारे हैं सब इस वक्त। ये तो मतलब हमें सबको ये यकीन करना चाहिए कि हमें, ठीक है, चलें, आप फैसल आपका पॉइंट आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मैं भी आपका वापस आके पॉइंट लेता हूं। जरा रजा रूमी साहब से पहले मैं जरा इस पर पॉइंट ले लूं कि अब इलेक्शन कमीशन ने, रजा साहब, ये 17 तारीख को ये डेमो करने जा रही है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, वजारत इत्तलात वहाँ मौजूद होंगी। अब ये डेमो अगर इन वजारतों के मुताबिक कामयाब हो जाता है, हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, तो दूसरी जानब अपोजिशन तो इनको मानने को ही तैयार नहीं है, वो EVM के हक में है ही नहीं। फिर अगर ये इस डेमो की कामयाबी की बुनियाद पर क्या इस सिस्टम को, इस निज़ाम को आने वाले इलेक्शंस में लागू किया जा सकता है, जैसा आप खान साहब ने भी क्लेम किया है कि अगले इलेक्शंस बिल्कुल साफ, शफाफ और EVM के जरिए हो सकते हैं? देखिए, पहली तो ये बात है कि असूलन जो है इंतखाबात में शफाफियत जो है उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ की जाए इकदाम, तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है या वो तरीका जो है वो एक टूल है
या एक इंस्ट्रूमेंट है और बिल्कुल उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर यहाँ पे मसले दो हैं। पहला मसला तो है कि देखिए, इस तरह की जब आप कोई बहुत बड़ी इस्लाह करते हैं, इस्लाहात करते हैं एक निज़ाम में, इलेक्शन के निज़ाम में, तो उसके ऊपर एक इत्तेफाक राय चाहिए होता है। मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां होती हैं मुल्क में, उनका एक कॉमन वो होना चाहिए एजेंडा। अब आपने खुद जिक्र किया कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो दोनों आपस में ठनी हुई है उनकी, तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए, हुकूमती पार्टी जो है पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से बाहर इसके ऊपर डायलॉग इनिशिएट, वो आई नो दावत देते रहे हैं, लेकिन डायलॉग उसके लिए वो पूरी कोशिश करें। और ये बार बार उनको चोर डाकू कहना, उनको जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे, सजा दे देंगे, फांसी दे देंगे, वो नैरेटिव बंद करें। पहली तो ये बात है। दूसरी जो उसका है वो तकनीकी मसाइल हैं। हिंदुस्तान में भी इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग है उसको बड़े साल लगे। पहले एक रियासत में उसको जो है एक सूबे में आजमाया गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो ये नहीं करे, क्योंकि वो उनको खतरा होता है कि अच्छा, हमारे यहाँ तो मसला जो सबसे बड़ा ये है कि हमारे बहुत से इलाकों में तो बिजली नहीं होती। बलूचिस्तान के, सिंध के, केपी के, हत्ता के पंजाब के कुछ इलाकों में तो अब वो बिजली जाएगी, लोड शेडिंग होगी, तो फिर वो लोग कहेंगे आरटीएस बंद हो गया। ठीक है, तो ये सारे इशूज ज़ाहिर रहेंगे और इसकी इन सारे इशूज की मौजूदगी में बहुत मुश्किल होगा। रज़ा, मैं आपकी तरफ जरा ब्रेक के बाद वापस भी आऊँगा, क्योंकि वो यौम आज़ादी के सिलसिले में आज थोड़ा सा दौरानिया हमारे प्रोग्राम का मुख्तसर है। तो फैज़ साहब, इस सिलसिले में ज़रा आप भी अपनी राय का इज़हार कर दीजिएगा। आप हुकूमत हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, इलेक्शन कमीशन ये डेमो तो कराने जा रहा है, क्या अपोजिशन जमातों को इसमें बुलाया जा सकता है ताकि उनके एतराज़ात वहीं दूर कर दिए जाएँ? देखिए, इसके ऊपर मैं आपको बात करूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बजट के मौके पर जो उन्होंने स्पीच की थी, उसमें उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ कहा था कि हमने जो इंतखाबी इस्लाहात की हैं, हम वो वापस लेने के लिए तैयार हैं। आप आएँ, बैठें, टेबल पे बैठ के बात करें। अगर आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, अगर आप समझते हैं कि ये मसले का हल नहीं है, इससे इंतखाबात में शफाफियत नहीं आएगी, तो आप कोई दूसरा के लिए कोई ऑप्शन सजेस्ट कर दें, आप बता दें। पहले आप इसको देख लें, अगर आपको समझ नहीं आता, आप हमें कन्विंस करें कि ये इससे जो है वो शफाफियत नहीं आएगी, तो आप कोई हल बता दें इसका। हम जो आप इंतखाबात की शफाफियत के लिए हल बताएंगे, हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में इससे वाज़ेह बात जो है, या इससे बेहतर बात तो कोई भी नहीं हो सकती। तनकीद किए जाना और मतलब नहीं आना। चलें, हुकूमत तो ज़ाहिर मुस्तकिल ऑफर कर रही है, अब अपोजिशन इसको संजीदा लेती है नहीं लेती है, देखना होगा। फैसल, छोटा सा ब्रेक लेना है। रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कल हमारा यौम आज़ादी है, कुछ देर में इसका आगाज़ हो जाएगा, लेकिन हमारे मुल्क में मनाया किस तरह जाता है और किस तरह मनाया जाना चाहिए, इस पर कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और 14 अगस्त शुरू होने में, हमारा पाकिस्तान का यौम आज़ादी शुरू होने में अब चंद ही घड़ियाँ बाकी बची हैं, और ये दिन एक ऐसा दिन है जो हमें एहसास दिलाता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने निस्फ सदी तक एक आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए किन किन जानी और माली कुर्बानियों का नजराना पेश किया है, जिनकी बदौलत हम आज एक आज़ाद वतन में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारा फ़ख्र है, जो हमारा गुरूर है। 14 अगस्त का दिन एक बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल है। इस दिन हर एक पाकिस्तानी अपने अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बे को एक नई तवानाई के साथ महसूस करता है। ये एक ऐसा दिन है जिसका बच्चों को, नौजवानों को, हर एक को ईद के दिन की तरह ही इंतज़ार होता है। लोग अपनी घरों को, छतों को, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को सजाना शुरू कर देते हैं। इनका जोश व जज्बा दीदनी होता है। बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी जश्न आज़ादी के ख़ास प्रोग्राम्स तरतीब देते हैं। हर शख्स ही पुरजोश नज़र आ रहा होता है, और क्यों ना हो, ये ज़ाहिर है ये दिन है ही ऐसा। हर कोई अपने अंदाज से खुशी का इजहार कर रहा होता है। कहीं हमें सब्ज़ हिलाली परचम दिखाई देते हैं, झंडियाँ, बरकी कुमकुमें, ये तमाम चीज़ें सजावट के लिए इस्तेमाल होती हैं। कहीं बच्चे, बड़े और ख़वातीन पाकिस्तानी झंडे के रंगों में हमें मलबूस भी दिखाई देते हैं। कहीं मिली नगमे बजाए जाते हैं, तो कहीं आतिशबाजी भी की जाती है।
चिरागा का एहतमाम भी किया जाता है। वतन अजीज़ से इज़हार मोहब्बत में कई कई फिट तवील परचम भी खुसूसी तौर पर बनाए जाते हैं। अब इस जश्न की खुशी में बड़े बड़े केक भी काटे जाते हैं। मुल्क को सरसब्ज़ बनाने के लिए शजरकारी भी की जाती है, पौधे लगाए जाते हैं। यौम आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने के लिए ये सारी तकरीबात तो रिवायती हैं जो बरसों से चली आ रही हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता चंद सालों से इनमें मनफी तब्दीलियाँ हुई हैं। खुशी के इजहार के लिए फायरिंग की जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग के साथ साथ बाजे बजाए जाते हैं, मोटरसाइकिल के सिलेंसर्स निकाल दिए जाते हैं। ये ट्रेंड्स बिल्कुल अब आम हो गए हमारे माशरे में। ख़ासतौर पर बच्चों और नौजवानों की हम बात करें तो 14 अगस्त पर झंडियों के साथ अब बाजा खरीदना लाजमी हो चुका है। आप किसी भी गली से गुजरें, किसी भी मोहल्ले से गुजरें, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आज की रात ये बाजे की आवाज़ आपके कान में सुनाई ना दे। बच्चों के साथ कई नौजवान भी सिर्फ शरारत के लिए इसे ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुस्तकबिल में इस अजीम मुमलिकत की बागडोर उन्होंने ही संभालनी है। ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इन्होंने खुद को इकबाल के शाहीन साबित करना है। इन्हें कायद के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के दर्स को हर लम्हा अपने जहन में रखना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि आज़ादी शोर शराबे का नहीं बल्कि संजीदगी करती है कि हमने अपनी आज़ादी की हिफाजत किस तरह से करनी है, मुल्क को तरक्की की राह पर किस तरह से गामजन करना है। हमने साबित करना है कि हम सिर्फ एक हुजूम नहीं बल्कि एक बाशऊर और एक अजीम कौम है जिसकी दुनिया में एक पहचान है, एक शनाख्त है, जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत हमारी इज्तिमाई और कौमी जिम्मेदारी है। आज़ादी की कदर कीमत मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछनी चाहिए, जहाँ इस वक्त भारत और इसराइल का जुल्म जारी है और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें ये अहद भी करना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे और आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक अजीम नेमत है, ज़िंदगी का असल एहसास है। जो कौमें इस नेमत की कदर नहीं करती उनका नाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाता है। तो हमें आज के दिन इस अहद करने की ज़रूरत है कि जश्न आज़ादी वाले दिन हम बाजे ना बजाएं, सड़कें रोकने और हुल्लड़बाजी करने के बजाय पुरसुकून और बावकार तरीके से मनाएं और अपने अमल से साबित करें कि हम संजीदगी से इन अजीम मकासद की जानिब बढ़ रहे हैं जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन हासिल किया था। तो रज़ा रूमी साहब, ये ट्रेंड्स हमारे दरमियान हमारे माशरे में ये सरायत कर गया है। हम आज की रात फायरिंग भी करते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं, उसके साथ साथ हम सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं, आने जाने वालों के लिए मुश्किलात हो जाती हैं, एम्बुलेंसेज उसमें नहीं सफ़र कर पाती, कहीं किसी को इमरजेंसी में पहुँचना होता है वो नहीं पहुँच पाता। ये आज़ादी का जश्न मनाने का क्या ये मुनासिब और दुरुस्त तरीका है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत सबसे पहले तो आपको भी और देखने वालों को भी जश्न आज़ादी मुबारक। अभी चंद ही लम्हे रह गए हैं, कुछ ही मिनट हैं बाकी। जी बिल्कुल। तो देखिए, मैं असूलन जो है मैं ये कहूँगा कि जश्न लोग मनाते हैं तो वो एक इस तरह के चंद ही दिन होते हैं मुल्कों के और कौमों के साल के कैलेंडर में जहाँ पर आप खुशी का इजहार करते हैं, जैसे आपने कहा शुक्र अदा करते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला कर लेते हैं नौजवान। ज़रूर यहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ें मसलन ये जो वन व्हीली या व्हीली जो बोलते हैं मोटरसाइकिल पे वो जो करतब दिखाते हैं नौजवान, या सड़कें ब्लॉक कर देनी या इस तरह, ये तो चीज़ें नामुनासिब हैं। उनके लिए अच्छी अखलाकी तरबियत स्कूलों में, घरों में ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी थोड़ा सा कह दूं कि ये भी जिम्मेदारी फिर जो है ना गवर्नमेंट की होती है, ये रियासत की होती है। मकामी हुकूमतें जो है उसका बंदोबस्त करती हैं। पुलिस जो होती है, अब पुलिस तो काफ़ी एक्टिव हो गई हुई है क्योंकि पिछले सालों में इतने मसाइल हुए हैं, मगर आपकी मकामी हुकूमतें जो हैं वो उसकी डायरेक्शंस निकालती हैं कि आप फलाने रोड को बंद नहीं करेंगे, आप ऐसे करेंगे तो ये जुर्माना होगा, और फिर उसको वो नाफिज करवाते हैं। हमें लोगों को खुशी मनाने से रोकना नहीं चाहिए। और बच्चे झंडियों से खेलते हैं, आई नो बाजे ये भी बज रहे, मैं भी सुन रहा था, लेकिन बात यह है कि वो यही बात है कि जब हम उसको थोड़ी सी तरबियत की तरफ माइल होंगे, ना ये कि हम उसके ऊपर सख्ती करें और ना उनको रोकें। मगर ये एक अच्छी बात आपने जो कही कि संजीदा दिन भी है, खुशी के साथ साथ एक शुक्राने का दिन भी है और एक संजीदगी का लम्हा भी है कि जो कुछ अब तो 74 साल हो गए कि जो कुछ हमने सीखा, जो अच्छे काम हुए, जो गलतियां और कोताहियां हुई हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों से बहैसियत कौम, उसका भी जायज़ा लेने का दिन है। दोनों पहलू हैं। तो ये बातें भी सोचना ज़रूरी होती हैं कि आप इस दिन जो है अपनी तारीख को भी याद करें, अपने हाल को भी बेहतर करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल से मज़ा और जो है हल्ला गुल्ला वो कोई इतनी बुरी बात नहीं होती, बहैसियत कि वो अखलाक के दायरे में हो, कानून के दायरे में हो। जी
सही। और रज़ब, ऐसे मौक़ों पर ज़ाहिर है ये जो नौजवान नस्ल है इसके लिए एक अहद करने का, मुस्तकबिल को संवारने का भी बड़ा अच्छा दिन होता है कि एक ऐसे मौके पर, चूँकि इस मौके पर जज्बा हुब्बुल वतनी बड़ा जोश मार रही होती है, तो जो इनफरादी एक हर एक की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के एक मुस्बत इमेज को उजागर करना। और इस वक्त जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है, जो एक नेशनल नैरेटिव की वॉर चल रही है, इसमें हर नौजवान अपना मुस्बत किरदार अदा करे, वो किस तरह से कर सकता है, अगर आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकें। देखिए, आप तो खुद माशाल्लाह नौजवान हैं, और बात ये कि ये बातें हम बड़ी इस तरह की करते हैं। देखिए ना, ये हमारे यहाँ बड़ा ये एक वो बन गई है रिवायत कि वो नौजवान आज अहद करें, अहद वफा करें, अहद व पैमा करें, लिप सर्विस की बातें होती है। बात ये कि देखिए, ठोस बातें करते हैं। नौजवानों को क्या चाहिए? आज के नौजवान जो है पाकिस्तान में, लड़के हों, लड़कियां हों, बच्चे हों, उनसे बड़े हों, यंग एडल्ट्स हों, उनकी सबसे पहली जो ज़रूरत और मसला है तालीम का, कि तालीम सबको यकसा मैसर नहीं। जो लोग खुश नसीब हैं, अच्छे घरों से आते हैं, खाते पीते घरों से आते हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पहुंच जाते हैं। जो नहीं होते पीछे रह जाते हैं, और करोड़ों बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते। अब देखिए ना, ये असल बात तो 14 अगस्त को ये सोचने की कि क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की, और लियाकत अली ख़ान ने, और दीगर जो लोग थे, उन्होंने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिसकी तश्कील की, जिसको बड़े मुकदमों के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद हासिल किया, इतना वायलेंस हुआ, तो वो 74 साल के बाद उसके 2 करोड़ बच्चे स्कूल ही ना जाएं, ये कितनी अजीबोगरीब और कितने अफसोस की बात है। दूसरा जो उससे भी बड़ा मसला आज के नौजवान का, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो है रोज़गार का। मैं आपको एक ही अगर नुक्ता कह दूं तो रोज़गार का मसला है। और वो मसला जब उनको ये दिखाई देगा कि वो एक माशरे में रह रहे हैं, ऐसे मुल्क में, ऐसी रियासत में रह रहे हैं जो उनको ये चीज़ें मुहैया कर रही है, या उसकी एक एनवायरनमेंट बनाई हुई है, तो फिर उनका एहसास ज़िम्मेदारी भी आ जाएगी। तो तालीम देखिए ना, बड़ी अहम चीज़ होती है। अब तालीम जो है वो, मैंने तो अब आपको अर्ज़ किया कि 2.25 करोड़ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा रहे, और बहुत सारे जो जाते हैं फिर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और बहुत ही शाज़ व नादिर खाल जो है वो हायर एजुकेशन पे पहुंचते हैं। तो हमें अपने यहाँ तालीम का फ़रोग़ देना है। घर घर कूचे कूचे जहाँ पे स्कूल नहीं है, स्कूल खोलने हैं। असल पैमान हम ये करें 14 अगस्त को, हर 14 अगस्त को, कि हमने अगले साल तक इतने लाख बच्चों को स्कूल में डालना, तो फिर बात भी बने। खाली लफाजी और ये तकारीर जो होती हैं हमारे यहाँ, हमारे सियासतदान तकरीरें करते हैं, और लोग होते हैं आपके टीवी पे भी कल शोज इसी बहुत ज़बरदस्त आपकी इस बात के साथ रज़ा रूमी साहब, आपका वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, शुक्रिया करेंगे आपका, बहुत ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। रज़ा रूमी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो नौजवान तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, जिनके लिए रोज़गार के मौके नहीं है, तो हुकूमत को ये चाहिए कि उनके लिए ये मौके पैदा करे, ताकि फिर उनमें वो शऊर पैदा हो सके। चूँकि ये 2 तरफ़ा मामला है, हुकूमत ने इन नौजवानों का, इन बच्चों का ख्याल करना है, तो फिर ये नौजवान मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को डिफेंड करने के काबिल बन पाएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।